अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो कंटिन्यूटी है। जो कल का लेक्चर था एक्सर्जी, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कल के लेक्चर में हमने एक्सर्जी को पढ़ा, उसके डेफिनेशन को देखा। फिर हमने जो एक्सर्जी की एसोसिएशन है उसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशंस देखी, और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमने किया। हमने अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी का को डिस्कस किया, और उसका भी एक हमने न्यूमेरिकल किया जिसमें हमने एक्सर्जी फ्लो रेट फाइंड आउट किया था। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ टुडे लेक्चर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा अभी। जी, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबिलिटी। अगर हमें एक्सर्जी को एवेल्यूएट करना है तो फिर हमें जो इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, जो क्योंकि वो दे आर वर्किंग बिटवीन टू फिक्स स्टेट, जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट उनकी जो है। फाइनल स्टेट जो वो क्या होगी, वो जो डेड स्टेट होगी जिसके बारे में पढ़ा है, जब वो सिस्टम जो है वो एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट। तो रिवर्सिबल वर्क है क्या? रिवर्सिबल वर्क जिसको हम WREV से रिप्रेजेंट करते हैं। रिवर्सिबल वर्क इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड और द मिनिमम वर्क दैट नीड्स टू बी सप्लाइड एज अ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस बिटवीन द स्पेसिफाइड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क आप परफॉर्म करवा सकते हो वो सिस्टम परफॉर्म करके दे सकता है। वो हीट इंजन, वो रेफ्रिजरेशन, वो वर्क परफॉर्म उस पर हो सकता है। तो रिवर्सिबल वर्क उसको कहते हैं। रिवर्सिबल वर्क को डिटेल में जाने से पहले हमें एक और चीज़ क्लियर करनी है, वो है जो वर्क सराउंडिंग। वर्क सराउंडिंग है क्या? वो वर्क जो सिस्टम के अगेंस्ट परफॉर्म हो। Surrounding work is a work done by or against the surrounding during process। जितने भी जो डिवाइसेस हैं वो जब वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि वो जो वर्क है वो इंटायरली यूज़फुल वर्क हो। तो उसमें जो कुछ वर्क जो है वो सिस्टम पे सराउंडिंग पे परफॉर्म होता है। तो जो W जो है वो हमारे पास टोटल वर्क है, और W सराउंडिंग जो है वो वर्क जो सराउंडिंग पे परफॉर्म हुआ है या सराउंडिंग पे ने परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर गैस है जिसका वॉल्यूम V1 है, और जो प्रेशर है P0 है। और जब प्रेशर को रिलीज़ किया तो जो उसने जो वॉल्यूम है वो चेंज हुआ फ्रॉम V1 टू V2। अब इस पिस्टन को हटाने पे जो वर्क है दिस इज़ कॉल्ड सराउंडिंग वर्क, तो जिसको हम डिनोट करते हैं P0 इंटू V2 माइनस V1। तो अगर हमने फिर टोटल जो वर्क है वो W है, तो अगर हमने यूज़फुल वर्क फिर इस सिस्टम में कितना हुआ वो फिर हमारे पास आएगा WU, that is called actual useful work is equal to total work W माइनस जो वर्क सराउंडिंग या सराउंडिंग पे परफॉर्म हुआ है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा टोटल वर्क और जो सराउंडिंग वर्क है वो हमारे पास आएगा एक्चुअल यूजफुल वर्क। फिर जो हमारे पास जो सेकंड टर्मिनोलॉजी थी वो थी इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। इरिवर्सिबिलिटी होगी जो डिफरेंस है रिवर्सिबल वर्क का और जो एक्चुअल वर्क परफॉर्म किया है या हुआ है सिस्टम पे उनका, दैट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबिलिटी। तो इरिवर्सिबिलिटी इज इक्वल टू W रिवर्सिबल के केस में, जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क है, और जो एक्चुअल वर्क उस सिस्टम ने या सिस्टम पे परफॉर्म हुआ है WU। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबिलिटी। उसी को जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसी को एक्सप्लेन किया गया है। ये जो हमारे पास दो स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। जो एक्चुअल वर्क होगा यूज़फुल वर्क WU वो हमेशा कम होगा
रिवर्सिबल वर्क्स, रिवर्सिबल जो वर्क है वो दैट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। तो लेकिन एक्चुअली में उतना वो सिस्टम वर्क परफॉर्म करके देता नहीं है, लेकिन उसकी कैपेसिटी है परफॉर्म करने की। जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो W रिवर्सिबल होगा। तो इरिवर्सिबिलिटी क्या होगी फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल वर्क एंड एक्चुअल यूजुअल वर्क इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबिलिटी। तो ये जो हमने निकाला था, ये निकाला था जब वॉल्यूम चेंज हो रहा हो। तो ऐसे केसेस जहाँ पे वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, तो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम द टोटल एक्चुअल एंड यूजुअल वर्क आर आइडेंटिकल। तो उस केस में WU विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क जो होगा, उसमें सराउंडिंग वर्क फिर नहीं आएगा। जी अभी करते हैं एक न्यूमेरिकल। एक हीट इंजन है हमारे पास, जो कि हीट रिसीव कर रहा है सोर्स से। सोर्स का जो टेम्परेचर है वो है 1200 केल्विन। जो हीट का ट्रांसफ़र रेट है 500 किलो जूल पर सेकेंड है। और जो सिंक का टेम्परेचर है जहाँ पे वेस्ट हीट जा रही है वो है 300 केल्विन। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने डिटरमाइन करना है रिवर्सिबल पावर जो कि मैक्सिमम वर्क पोटेंशियल है, और इरिवर्सिबिलिटी इस प्रोसेस की। जी बहुत आसान है, करिए। वी नो द रिलेशन बिटवीन जो थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल के केस में, जिसको हम लिख सकते हैं आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या है, वो वर्क ओवर जो हीट उसको सप्लाई हो रही है Q इन। तो मैक्सिमम वर्क अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे, उससे पहले फिर हमें उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है रिवर्सिबल के केस में वो पता होने चाहिए। तो Q हमें गिवन है, अब जो सिंक और सोर्स का टेम्परेचर भी गिवन है। तो अगर इनके हम वैल्यू पुट करें और जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो भी गिवन है, तो यहाँ से जो हमारे पास आ जाएगा, जो रिवर्सिबल केस में मैक्सिमम जो पावर आ जाएगी वो कितनी हो सकती है, 375 किलोवाट। ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम यूजुअल वर्क पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम। जो सेकंड पार्ट था वो हमने फाइंड आउट करनी थी इरिवर्सिबिलिटी। अब हमारे पास मैक्सिमम वर्क पोटेंशियल आ गया, वो है 375 किलोवाट। और जो हमारे पास गिवन है, एक्चुअली ये हीट इंजन कितनी आउटपुट दे रहा है, वो सिर्फ दे रहा है 180 किलोवाट की। इसकी जो मैक्सिमम एबिलिटी थी वो 375 है, लेकिन एक्चुअल वो हमें परफॉर्म करके दे रहा है 180 किलोवाट। तो इसकी जो रिवर्सिबिलिटी आएगी हमारे पास, जो इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे तो आएगा 195 किलोवाट का। जी आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है सेकंड लॉ एफिशिएंसी। हमने पहले लेक्चर्स में जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जो हमने थर्मल एफिशिएंसी को डिस्कस किया था एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को डिस्कस किया था। इवन या फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स के बाद ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो वो जो हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी थी उसको हम फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी भी कहते हैं। In previous lecture, we defined the thermal efficiency and the coefficient of performance for devices as a measure of their performance. They are defined on the basis of first law only, and they are sometimes referred to as the first law efficiency. The first law efficiency, however, makes no reference to the best possible performance. फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी जो है हमारे पास, जिसको हम थर्मल एफिशिएंसी TH से डिनोट करते हैं, एक्चुअली वो हमें क्लियर पिक्चर उसको हम नहीं कह सकते। वो जो वैल्यू है वो थोड़ी सी मिसलीड कर सकती है हमें। तो अगर हमने जो हमारे पास डिवाइसेस हैं उनको हमने डिटेल में स्टडी करना है तो फिर हमें सेकेंड लॉ एफिशिएंसी की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि हमें एक्चुअली मोर रियलिस्टिक पिक्चर देती है उसकी कितना डिवाइस वो एफिशिएंट है, सिस्टम कितना एफिशिएंट है। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करने, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो दो हीट इंजन है, कंसिडर टू हीट इंजन्स, हीट इंजन A एंड हीट इंजन B, both having a thermal efficiency of 30%.
दोनों की जो एफिशिएंसी है वो हमारा 30% है। वन ऑफ द हीट इंजन इज़ सप्लाइड विद हीट फ्रॉम अ सोर्स एट 600 केल्विन। एक जो हमारे पास हीट इंजन ए है उसको हम जो हीट आ रही है वो आ रही है सोर्स जिसका टेम्परेचर 600 केल्विन है, और दूसरा जो हीट इंजन है उसका जो सोर्स टेम्परेचर है 1000 केल्विन है। जबकि इन दोनों का जो सिंक टेम्परेचर है वो सेम है। दोनों को जो हीट रिलीज़ कर रहे हैं टुवर्ड्स सिंक, वहाँ का टेम्परेचर है 300 केल्विन। एट फर्स्ट ग्लांस बोथ इंजन्स seems to convert to work the same fraction of heat that they receive, thus they are performing equally well. अब हमें जो उसकी थर्मल एफिशिएंसी गिवन है 30%, तो अब हम तो यही समझ रहे हैं कि जो दोनों हीट इंजन है वो इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं बराबर, जो तो क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी दोनों की 30% है, जितनी भी हीट मिल रही है तो वो 30% वर्क में कन्वर्ट करके वो दे रहे हैं, तो दोनों हीट इंजन बराबर काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। When we take a second look at these engines in light of the second law of thermodynamics, however, we see a totally different picture. These engines at best can perform as reversible engine, in which case their efficiencies would be, अगर हम इनको ऑपरेट करवाएं एज अ रिवर्सिबल इंजन्स तो जो हमें डिफरेंट पिक्चर फिर दिखने में मिलती है अगर हम इनकी जो थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल केस में फाइंड आउट करें। तो अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमें जो सिंक का टेम्परेचर है, सोर्स का टेम्परेचर है वो मालूम है, तो जो हीट इंजन ए है उसका जो सिंक टेम्परेचर है 300 है, सोर्स का टेम्परेचर 600 है, तो जो उसकी फिर रिवर्सिबल के केस में हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी आएगी वो 50% है। इसी तरह जो हमारे पास हीट इंजन बी है उसका जो टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, सोर्स टेम्परेचर 1000 है और सिंक टेम्परेचर 300 है, तो उसके अगर हम रिवर्सिबल थर्मल एफिशिएंसी निकालें वो 70% है। तो अब जो हम जिसको हम कह रहे थे कि दोनों जो हीट इंजन है वो इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं, अब ये हमें बता रहा है कि नहीं, वो इक्वली परफॉर्म नहीं कर रहे। रिवर्सिबल के केस में जो हीट इंजन बी है वो आपको ज़्यादा परफॉर्म करके दे रहा है, वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। नो इट विल बी becoming apparent that heat engine B has a greater work potential available to it, that is 70% of the heat supplied as compared to 50% of for engine A, and thus should be a lot better than engine A. Therefore we can say that engine B is performing purely relative to engine A, even though both have the same thermal efficiency. It is obvious from this example that the first law efficiency alone is not a realistic measure of performance of engineering devices. To overcome this deficiency, we define a second law efficiency. We represent with this as the ratio of actual thermal efficiency to the maximum possible reversible thermal efficiency under the same condition. अगर हमने डिवाइसेस को बेहतर जांचना है, परखना है, तो फिर हमें सेकेंड लॉ एफिशिएंसी की तरफ जाना पड़ेगा। सेकेंड लॉ एफिशिएंसी क्या है? सेकेंड लॉ एफिशिएंसी है जो आपके पास थर्मल एफिशिएंसी निकाली है, और जो थर्मल एफिशिएंसी निकाली है रिवर्सिबल के केस में, दैट इज़ मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल एफिशिएंसी, उनका जो रेशियो है वो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड लॉ एफिशिएंसी। तो अगर हम सेकेंड लॉ एफिशिएंसी निकालें जो हीट इंजन हमारे पास हैं ए और बी की, तो ए की जो हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी 30 थी और रिवर्सिबल थर्मल एफिशिएंसी 50% है, और जब बी की थर्मल एफिशिएंसी 30 है और रिवर्सिबल थर्मल एफिशिएंसी 70% आई थी। एंड इफ़ वी पुट द वैल्यूज़ हेयर, तो हमारे पास जो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी आएगी हीट इंजन ए की 0.3/0.5 60% आएगी हमारे पास, और हीट इंजन बी की कितनी आएगी 0.3/0.7, तो हमारे पास 43% आएगी। अब ये टोटली सिनेरियो जो हमारे पास डिफरेंट हमें मिल रहा है कि अब इससे लग रहा है कि जो हीट इंजन ए है वो फिर बेहतर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू हीट इंजन बी। तो जो हमारे पास सेकेंड लॉ एफिशिएंसी आई है जो हीट इंजन ए की वो 60% आई है 30/50। Second law efficiency is a measure of the performance of a device relative to its performance under reversible conditions.
जो हमने सेकंड लॉ एफिशिएंसी निकाली है वो किन कंडीशंस पे आई है, फिर अंडर रिवर्सिबल कंडीशंस पे वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस उसकी हम मेजर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द टू हीट इंजन्स अबव, तो फिर हम डिफरेंट डिवाइसेस के लिए सेकंड लॉ एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे डिवाइसेस जो वर्क परफॉर्म करते हैं उनकी जो है हीट सेकंड लॉ एफिशिएंसी हम निकालेंगे, वो रेशियो होगा ऑफ यूजफुल वर्क ओवर रिवर्सिबल वर्क। तो ऐसे डिवाइसेस जिन पे वर्क परफॉर्म होता है जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, तो फिर हम उनकी जो सेकंड लॉ एफिशिएंसी निकालेंगे वो फिर रेशियो होगा रिवर्सिबल वर्क ओवर यूजफुल वर्क। और अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गिवन है और रिवर्सिबल के केस में हम फाइंड आउट कर लें तो उनका जो रेशियो होगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वहाँ से भी सेकंड लॉ एफिशिएंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। The definition above for the second law efficiency do not apply to devices that are not intended to produce or consume work. Therefore, we need a more general definition. However, there is some disagreement on a general definition of the second law efficiency, and thus a person may encounter different definitions for the same device. The second law efficiency is intended to serve as a measure of approximation to reversible operation, and thus its value should range from 0 in the worst case to 1 in the best case. अब सेकंड लॉ एफिशिएंसी की जो वैल्यू है वो 0 कब होगी, जब डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सर्जी पूरी होगी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सर्जी, यानी कि जो वर्क पोटेंशियल था वो है ही नहीं, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गई वहाँ पे, तो वहाँ पे वो ज़ीरो होगी। उस तरह जब नो डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सर्जी होगी कि जो एक्सर्जी है, जो वर्क यूज़फुल वर्क पोटेंशियल है, वो उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई, तो उस केस में वो 1 होगी मैक्सिमम। विद दिस इन माइंड वी डिफाइन द सेकंड लॉ एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस। क्योंकि अभी हम जा रहे हैं जनरल डेफिनेशन की तरफ, वो जो हम ऊपर वाली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो डिवाइसेस थी जो वर्क परफॉर्म करती हैं या करके देती हैं या उन पे वर्क परफॉर्म होता है। तब अगर ऐसे सिनेरियो जहाँ पे वर्क परफॉर्म वाली कोई कंडीशन नहीं है, तो वहाँ पे फिर हम सेकंड लॉ एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो वो जो जनरल डेफिनेशन ऑफ एक्सर्जी की होगी वो फिर होगी जो सेकंड लॉ एफिशिएंसी जो है एक्सर्जी रिकवर्ड ओवर एक्सर्जी सप्लाइड, जिसको हम रीराइट कर सकते हैं 1 माइनस एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड ओवर एक्सर्जी सप्लाइड। Therefore, when determining the second law efficiency, the first thing we need to do is determine how much exergy or work potential is expended or consumed during a process. In a reversible operation, we should be able to recover entirely the exergy expended during the process, and the irreversibility in this case should be 0. Irreversibility के केस में जो एक्सर्जी क्या होगी वो 0 होगी। The second law efficiency is 0 when we recover none of the exergy expended by the system. Note that exergy can be supplied or recovered at various amounts in various forms such as heat, work, kinetic energy, potential energy, internal energy and enthalpy. At all times, however, the exergy recovered and exergy destroyed. अभी जो हमारे पास हमने डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो वर्क कोई यूज़फुल वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा, तो उस केस में जो फिर एक्सर्जी क्या होगी 0 होगी। द सेकंड एफिशिएंसी ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस इज 0 इफ़ नन ऑफ द वर्क पोटेंशियल इज़ रिकवर्ड। हमारे पास हॉट वाटर है जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, तो पड़ा हुआ है जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वह तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है जो हॉट वाटर है वहाँ से एटमॉस्फेयर की तरफ, तो कोई यूज़फुल वर्क तो नहीं हो रहा, तो उस केस में जो फिर एक्सर्जी होगी वो 0 होगी, सेकंड एफिशिएंसी 0 होगी। जब रिवर्सिबल जो डिवाइसेस होंगे जो ऑपरेट कर रहे हैं रिवर्सिबल कंडीशंस पे, तो वहाँ पे जो सेकंड एफिशिएंसी होगी वो 100% होगी। जी अभी आते हैं अगर हमने सेकंड एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीटर्स की, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग, द एक्सर्जी एक्सपेंडेड इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी द resistance heater consumes from the resource of electric grid. The exergy recovered is the exergy content of the heat supplied to the room.
which is the work that can be produced by Carnot heat engine receiving this heat. If the heater maintains the heat space at a constant temperature of T H in an environment at T naught, the second law efficiency for the electric heaters. तो फिर हम कैसे उनके सेकेंड लाइफ एफिशिएंसी निकालेंगे? जो एक्सर्जी रिकवर्ड हुई है और जो एक्सर्जी एक्सपेंड हुई है, यानी जो उसको हीट प्रोवाइड हो रही है और हीट प्रोवाइड हो रही है रोम को, और जो W क्या है ओवर इलेक्ट्रिकल वर्क। तो जिसको अगर हम रीराइट करें तो हमारे पास हम टेम्परेचर की फॉर्म में निकाल सकते हैं 1 माइनस टी नॉट ओवर टी एच। तो टी एच जो रूम टेम्परेचर है और टी नॉट जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। सेकेंड लाइफ एफिशिएंसी हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास हीटर्स हैं, रेजिस्टेंस हीटर्स हैं। अ डीलर एडवर्टाइज दैट ही हैज़ जस्ट रिसीव्ड अ शिपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर्स फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स दैट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%. Assuming an indoor temperature of 21 डिग्री सेल्सियस, आउटडोर टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड आउट करें जी सेकेंड लॉ एफिशिएंसी। जो रूम टेम्परेचर है, जो हीटर्स की वजह से जो रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है 21 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी का जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, अगर आप सिंपली उसी को देखें तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर गिवन है और रूम टेम्परेचर गिवन है, उनको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में ले जाएं तो जो एफिशिएंसी हमारे पास आएगी वो दैट विल बी 3.7%। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका जो पहले हमने फार्मूला एक पढ़ा था सेकेंड लॉ एफिशिएंसी को निकालने का, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो उन दो रेशियो लें, तो अगर वो इरिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है तो नॉर्मली 1 होगा। तो रिवर्सिबल के केस में आपको निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो वो उनके जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का और रूम का टेम्परेचर गिवन है वहाँ से निकाल लें। तो उन दोनों का अगर आप रेशियो लेंगे तो वो भी सेम वैल्यू आएगी 3.7%। जी हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हीट इंजन है, जो कि हीट रिसीव कर रहा है। कितनी कर रहा है? 400 किलो जूल पर सेकेंड। सोर्स का जो टेम्परेचर है 1100 केल्विन है, और रिजेक्ट द वेस्ट हीट टू अ मीडियम एट 320 केल्विन। जो सिंक का जो टेम्परेचर है वो 320 केल्विन है। द मेजर्ड पावर आउटपुट ऑफ द हीट इंजन इज़ 120 किलोवाट। जो वो वर्क एक्चुअली परफॉर्म करके दे रहा है वो 120 किलोवाट करके दे रहा है। एंड द इन्वायरमेंट टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन, 3 चीज़ें डिटरमाइन करनी है। रिवर्सिबल पावर, जो कि मैक्सिमम पावर वो मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करके कितना दे सकता है। रेट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। करिए जी, आसान सा है। चलें इसको देख लेते हैं जी। थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल के केस में हम कैसे निकालेंगे? वी नो द फार्मूला 1 माइनस टी एल ओवर टी एच। सोर्स सिंक टेम्परेचर गिवन है, वैल्यूज़ पुट कीजिए तो हमारे पास जो थर्मल एफिशिएंसी आ गई रिवर्सिबल के केस में 0.7091। अगर इसको एक और रिलेशन थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल के केस में वो होगी W रिवर्सिबल ओवर Q इन। तो उसको रीराइट करें तो यहाँ से हम रिवर्सिबल वर्क निकाल सकते हैं। और जो थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल निकाली है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें जितनी हीट वो दे रहा है, सिस्टम से आ रही है, हीट इंजन ले रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो मैक्सिमम वर्क पोटेंशियल आ गया है इस सिस्टम का 283.6। अब ये इतना काम करके दे सकता है, लेकिन एक्चुअली कर कितना रहा है? 120 किलोवाट का। इन दोनों का डिफरेंस लें तो हमारे पास आ जाएगी जी बी पार्ट इरिवर्सिबिलिटी। और अगर हम इरिवर्सिबिलिटी क्या थे? डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल वर्क एंड एक्चुअल यूजफुल वर्क। तो जो पार्ट सी है वो हमने निकालनी थी सेकेंड लॉ एफिशिएंसी। सेकेंड लॉ एफिशिएंसी का फार्मूला हमने पढ़ा था, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी का फार्मूला हमने पढ़ा है एक्चुअल यूजफुल वर्क ओवर रिवर्सिबल वर्क।
तो अब हमने एक हमें गिवन है, एक्चुअल यूजफुल वर्क गिवन है 120 किलोवाट, रिवर्सिबल वर्क हमने फाइंड आउट कर लिया 283.6। तो इन दोनों का रेशियो लें, जो हमारे पास सेकंड एफिशिएंसी आ जाएगी 42.3%। जी भी आते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास हीट इंजन है एक, जिसकी जो थर्मल एफिशिएंसी हमें गिवन है 36%। जो सिंक का टेम्परेचर है वो गिवन है 530 रैंकाइन, और सेकंड एफिशिएंसी भी गिवन है वो 60%। तो डिटरमाइन क्या करना है जी, हमने डिटरमाइन करना है सोर्स का टेम्परेचर। सोर्स का टेम्परेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोर्स का टेम्परेचर फाइंड आउट करने से पहले हमें निकालनी पड़ेगी थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे सेकंड लॉ एफिशिएंसी। जो इस केस में जो हमें थर्मल एफिशिएंसी गिवन है और सेकंड लॉ एफिशिएंसी गिवन है, तो या इसको अगर हम रीराइट करें, यहाँ से हम निकाल सकते हैं थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल के केस में। तो अगर आप पुट करें 0.36 ओवर 0.6, तो हमारे पास जो 0.6 आ जाएगा, हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल के केस में 60% आ जाएगी। अब हमारे पास जो थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल आई है 60%। अब हमें टेम्परेचर जो सिंक का है वो गिवन है 530। तो अगर आप फार्मूला लगाएं थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल इज़ इक्वल टू 1 माइनस TL ओवर TH, तो यहाँ से TH आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्मल एफिशिएंसी रिवर्सिबल आपके पास है TL हमारे पास है 530, तो TH यहाँ से कितना आएगा, वो आ जाएगा 1325 रैंकाइन। जी ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। बिफोर साइनिंग ऑफ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।